हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम फिर से आ गए हैं कैंडी क्रश के साथ हमारी अधूरी कहानी लेकर। तो आप जो हमारी चैनल पे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही होगा कि हम एक कहानी शुरू की है, लव स्टोरी है, वो भी आधी तक हम पहुंच गए हैं। तो आज हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या होता है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो शैनी के पिताजी है उसने विजयानंद को एग्ज़ाम देने के लिए, यानी उसको परखने के लिए का सोचा कि उसकी बेटी इकलौती बेटी है और बहुत नाजों से पली है, तो उसको ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं दे सकते। तो उसने सोचा कि हम कुछ ऐसी परीक्षा लेंगे विजयानंद की जिससे पता चल जाए कि वो सच में शैनी के काबिल है या नहीं है। तो शैनी के पिताजी ने विजयानंद को बुलाया और वो जो सरपंच थे तो उसने उसके जो दोस्त थे सभी, जो सरपंच के जो बैठक में बैठते हैं उन सभी को बुलाया और विजयानंद को बुलाकर बोला कि मैं अपना वचन भी रखने वाला हूँ और मेरी इकलौती बेटी है तो वो दुखी ना हो वो भी मुझे देखना पड़ता है। तो इसी तरह दोनों बात रह जाए, मैं उस तरह कुछ करना चाहता हूँ। तो विजयानंद ने बोला कि आप बेझिझक बोलिए, आपको क्या चाहिए। तो शैनी के पिताजी ने बोला कि आज आषाढ़ी बीज है, उस दिन आषाढ़ी बीज थी। तो उन्होंने बोला कि आज आषाढ़ी बीज है और अगली आषाढ़ी बीज तक तुमको 101 नव सुंदरी भैंसें लेकर आनी है। नव भैंसें तो कहीं पे भी मिल जाती है बहुत सारी, लेकिन नव सुंदरी भैंसें मिलना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो बहुत ही रेयर होती है। और पहले के ज़माने में ऐसी भैंसें लेना बहुत ऐसा था कि जो पैसे वाले होते थे ना उसके पास ही ऐसी भैंसें होती थी। तो शैनी के पिताजी ने बोला कि 101 नव सुंदरी भैंसें चाहिए 1 साल के अंदर, तो मैं शैनी का हाथ तेरे हाथ में दे दूँगा। तो ये सुन के शैनी और शैनी की माँ भी शौक हो गई कि 1 साल में 101 नव सुंदरी भैंसें लेना नामुमकिन बात है, ऐसा कर ही नहीं सकता कोई। जो बहुत पैसे वाले थे ना उसके पास ही थी, वो भी कम, इतनी तो नहीं थी। तो उसने सोचा कि अब तो विजयानंद कुछ नहीं कर पाएगा। फिर भी विजयानंद ने वो शर्त एक्सेप्ट कर ली कि नहीं, मैं 1 साल में 101 नव सुंदरी भैंसें लाकर आपको दे दूँगा। फिर तो आप शैनी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे ना। तो शैनी के पिताजी ने बोला कि हाँ, बाद में मैं बहुत धूमधाम से तुम्हारी और शैनी की शादी करवा दूँगा। तो विजयानंद तो निकल पड़ा 101 नव सुंदरी भैंसें लेने। और फिर शैनी की माँ ने विजयानंद को भी अलविदा किया और शैनी भी उसके पीछे पीछे भागते हुए गई। और उसने जो विजयानंद ने अपनी माँ के जो गहने दिए थे शैनी को, वो जब भी घर आया था ना तभी उसने शैनी को उसकी माँ के गहने थे वो दिए थे, क्योंकि उसकी माँ की बहुत इच्छा थी कि शैनी है ना वो उसके गहने पहने। इसीलिए विजयानंद ने उनकी माँ के गहने संभाल के रखे थे और वो लेकर आया था और उसने शैनी को दिए थे कि तुम ये गहने पहनना। तो जब वो जा रहा था तो शैनी उसके पास गई और उसने बोला कि तुम ये गहने लेकर जाओ। और उसने बोला कि अभी भी वक्त है, तुम वापस आ जाओ, मैं बापू को मना लूँगी कैसे भी करके। लेकिन वो नहीं माना कि नहीं, मैं अभी वचन दे चुका हूँ, मैं अभी वापस नहीं आ सकता, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा, लेकिन अपनी शर्त पूरी करके 101 नव सुंदरी भैंसें देकर इज्जत से मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो विजयानंद तो चला गया। पीछे से शैनी भी उसकी राह देखते धीरे धीरे दिन काट रही है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन। ऐसे में विजयानंद सभी गांव में जाकर उसके पास जो जंतर था ना, जो उसका एक शरीर का हिस्सा था,
ऐसा ही समझ लीजिए। वो जंतर बजाकर भैंसे इकट्ठी करने लगा। जहाँ भी जाता था उसके जंतर के आवाज़ से सभी इतना मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि उसको भैंसे दे देते थे। तो ऐसे ही वो भैंसे इकट्ठी करने लगा, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। ऐसे ही सभी गांव में वो भटकने लगा और भैंसे इकट्ठी करने लगा। यहाँ पे सैनी भी उसका इंतज़ार करने लगी। लेकिन इस बीच में सैनी के पिताजी है, उसका एक दोस्त था। जो बोलते हैं ना, हर स्टोरी में एक विलन तो होता ही है। इस स्टोरी में ये जो सैनी के पिताजी का दोस्त है ना, वेदानंद का दोस्त, वो विलन है। वो ऐसा चाहता था कि सैनी की शादी उसके बेटे से हो जाए। उसके बेटे का नाम था, कुछ नाम तो अच्छा था, मैं नाम तो भूल गई। उसके बेटे से हो जाए, इसीलिए वो ऐसा षड्यंत्र रचने लगा कि उसके बेटे के साथ सैनी की शादी हो जाए। तो उसने सैनी के पिताजी को बोला कि हाँ, बीजल, उसके बेटे का नाम था बीजल। तो उसने बोला कि ये विजानंद आ गया और ये वचन की बात छिड़ गई, वरना मैं अपने बेटे बीजल के लिए तुम्हारी सैनी का हाथ मांगने ही वाला था। तो फिर सैनी के पिताजी भी मान गए कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सैनी के माँ से बात कर लेता हूँ। लेकिन उस सैनी की माँ से जब भी उन्होंने बात की और बोला कि ऐसे मेरा दोस्त उसके बेटे बीजल के लिए सैनी का हाथ मांग रहा था, तो वो बहुत ही ऐसा इमोशनल भी हो गई, गुस्सा भी हो गई कि आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं। तो उसने बोला कि मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है, मैं ऐसे ही किसी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता। तो ये सभी बातें हो रही थी। इसमें विजानंद है, वो गांव-गांव जाकर सभी भैंसें इकट्ठी करने लगा। और वो घूमता घूमता ये जो बीजल का गांव है, जहाँ पे बीजल रह रहा था, वो बीजल उसके मामा के घर पे रह रहा था। तो वो उसके गांव पहुँचता है और वो रास्ते पे ऐसे बैठा हुआ था। उसका दोस्त भी उसके साथ था, हरिया। तो हरिया ने बोला कि भैंसे को मैंने पानी पीला दिया है और एक पेड़ की छांव के नीचे बैठा दिया, अभी हम अपने भी खाने का कुछ इंतजाम देखते हैं, गांव में जाकर कुछ खाने का ढूंढते हैं। तो ऐसे में बीजल वहाँ से घोड़ा लेकर आता है और विजानंद और हरिया को ऐसे खड़ा हुआ देखकर वो भी घोड़ा रोक देता है और उसको बोलता है कि मैं उसका लड़का हूँ और तुम भी कुछ किसी अच्छे घर के लड़के लग रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा सब कुछ पूछता है। तो उसने बोला कि मैं ऐसे भैंसे इकट्ठे करने निकला हूँ। तो वो बीजल ने बोला कि तुम मेरे घर आओ और आज का खाना तुम मेरे घर पे खाओ। तो विजानंद ने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपके घर पर चलते हैं। फिर वो उसके घर जाता है और बीजल है वो उसको बोलता है कि तुम ऐसे क्यों निकले हो और ऐसे भैंसे क्यों ढूंढ रहे हो, सभी पूछता है। तो विजानंद उसको पूरी कहानी बताता है कि ऐसे मुझे 101 नवसुंदरी भैंसे इकट्ठी करनी है और मुझे सैनी से शादी करनी है, ऐसे सभी बात करता है। तो जो बीजल होता है वो भी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि जल्द से जल्द तुम्हें वो भैंसे मिल जाए और तुम सैनी से मिल पाओ, तुम्हारी शादी हो जाए। तो बीजल भी इमोशनल हो जाता है। फिर थोड़े दिन होते हैं तो सैनी के पिताजी और उसके दोस्त है वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि हम बीजल को बुला लेते हैं सैनी को देखने के लिए। तो बीजल को आता है सैनी को देखने के लिए और उसके सैनी की माँ को पता होता है कि बीजल आने वाला है सैनी को देखने के लिए। तो वो सैनी को बोलती है कि तुम्हें वो उसका लड़का है वो देखने के लिए आ रहा है। तो सैनी जाती है और वो जो गांव के पहले आने वाला रास्ता होता है ना,
वहाँ जाकर वो खड़ी रह जाती है और बीजल जब भी आता है तभी उसको पूछती है कि तुम बीजल हो। ऐसे तो हाँ, तो शैनी बोलती है कि तुम जिसे देखने आ रहे हो मैं ही हूँ शैनी। और शैनी उसे भाई कह के संबोधती है। भाई कहती है कि मेरे भाई तुम जिस काम के लिए आए हो वो नहीं हो सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। और शैनी किसी और के लिए ऐसा बोलता है सभी। फिर विजयानंद तो बीजल से मिला था एक बार, इसलिए बीजल को तो पता ही है कि क्या स्टोरी है। तो बीजल भी कहता है कि अभी तक तो मैंने सिर्फ विजयानंद के मुंह से शैनी की बातें ही सुनी थी, लेकिन आज देख ही लिया कि प्यार में कितनी ताकत होती है। तो वो बोलता है कि मैं अपने साथ राखी लेकर ही आया था, इसलिए वो राखी लेकर आया था। और शैनी को बोलता है कि तुम ये लो, मुझे राखी बांध दो, आज से तू मेरी मुँह बोली बहन। तो ऐसे वो दोनों तो भाई बहन बन जाते हैं। फिर घर में सभी को पता नहीं होता है कि वो दोनों भाई बहन हो गए हैं, इसलिए शैनी उसे घर पे चाय पानी पिला कर वो रवाना कर देती है। तो फिर वो घर आती है तो शैनी के पिताजी और उसका दोस्त बातें कर रहे थे कि हम दोनों का वो एंगेजमेंट सगाई कर देते हैं। तो शैनी के पिताजी ने बोला कि अभी नहीं कर सकता मैं, आपको आषाढ़ी बीज तक रुकना पड़ेगा। जैसे विजयानंद तो आएगा ही नहीं, पता ही है, क्योंकि वो इतनी पैसे नहीं इकट्ठी कर पाएगा, तो हम तब तक रुकते हैं, उसके बाद शैनी और बीजल की सगाई कर देंगे। तो ये बात शैनी सुन लेती है। उसको तो पता ही है कि बीजल उसका भाई बन चुका है। तो मंदिर में जाकर बहुत रोती है और तो भगवान से बोलती है कि आप विजयानंद को जल्द से जल्द भेज दीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कि उसकी शादी वो उससे करवा देंगे। तो ऐसे वो भगवान से प्रार्थना करते हुए यहाँ पे विजयानंद ने ऑलमोस्ट सारी भैंसें इकट्ठी कर ली थी। अभी शायद उसके 2 भैंसें ही बाकी थी, 99 भैंसें तो उसने इकट्ठी कर ली थी, अभी सिर्फ 2 भैंसें बाकी थी। तो वो एक गांव में उसकी बहन रहती थी। और हाँ, एक बात बताना भूल गई, ये जो बीजल की बहन थी ना, वो दोनों भाई बहन थे और उसकी बहन ने भी विजयानंद को राखी बांधी थी, इसीलिए उसकी बहन भी विजयानंद की बहन थी। तो फिर एक गांव में जाता है और वहाँ पे ये विजयानंद ने किसी को अपनी बहन बनाया होता है, उसकी शादी हो रही होती है। तो उसने बोला था अपनी बहन को कि मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा। तो उसकी शादी में विजयानंद जाता है, लेकिन जो लड़के वाले होते हैं वो शादी बीच में ही रोक देते हैं और बोलते हैं कि हमें अभी शर्त रखते हैं कि हमें 9 सुंदरी भैंसें चाहिए। विजयानंद के पास तो पैसे पहले से थी ही, तो विजयानंद बोलता है कि मैं अपनी पैसे दे दूँगा, लेकिन जो लड़की है पिताजी है वो बोलते हैं कि नहीं, तुम अपने प्यार के लिए ये पैसे इकट्ठी कर रहे हो, मैं ऐसे तुम्हें नहीं देने दूँगा। तो देखिए, बातों में स्टोरी में ऐसे ही उलझ गई कि गेम ही ओवर हो गई, फिर से ट्राई करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लेकिन स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है ना? हाँ, तो फिर वो जो लड़के के पिताजी है वो बोलते हैं कि मुझे पैसे, वो उसको विजयानंद की सभी ये बात पता चलती है कि ऐसे वो पैसे ढूंढने निकला है और वो सभी बातें वो लड़के के पिताजी को पता चलती है, तो वो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और जो 2 पैसे बाकी थी वो दे देते हैं कि ये लो, ये मेरी तरफ से 2 पैसे, अभी तुम जाओ और अपने प्यार से शादी कर लो। तो विजयानंद के पास अभी 101 9 सुंदरी पैसे कंप्लीट हो गई थी और 2 दिन बाद आषाढ़ी बीज थी, इसीलिए वो शैनी के गांव जाने निकल गया।
और यहाँ पे जो शैनी के पिताजी का दोस्त था उसको पता चल रहा है कि विजयानंद ने भैंसें ढूंढ ली है और वो गांव वापस आ रहा है। तो उसने बहुत ही बुरा षड्यंत्र रचा कि उसने एक गुंडे को बोला कि तुम यहाँ पे ही रुको गांव के बाहर, और जैसे ही विजयानंद आए उसको बहुत ही ऐसे मार पीट कर मार डालना, अंदर आने ही मत देना। तो 2 दिन बाद आषाढ़ी बीज थी और विजयानंद आने वाला है। तभी सुबह शैनी उसकी राह देख रही थी सुबह से, लेकिन विजयानंद आता ही नहीं है क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा कुछ था ही नहीं ना कि डायरेक्ट टेम्पो से या ऐसे लेकर जाइए, पैदल ही जाना पड़ता था। इसलिए विजयानंद पैदल ही आ रहा था, इसलिए उसको देर तो लग रही थी। लेकिन वो 20:30 की शाम तक होते होते वहाँ गांव में पहुँच गया। और यहाँ पे शैनी ने भगवान के सामने ऐसा बोला था कि अगर विजयानंद नहीं आया तो मैं हिमालय में हाड़ गाड़ने चली जाऊँगी। हिमालय में हाड़ गाड़ना मीन्स ऐसे हम हिमालय में जाते हैं तो कितनी ठंडी होती है, गर्म कपड़े पहनना तो पड़ता है। अगर हम गर्म कपड़े नहीं पहने तो हमारी हड्डियाँ हैं वो सभी जमने लगती है, हमारे ऊपर बर्फ़ गिरती है तो हम बर्फ़ में दब जाते हैं, हमारी हड्डियाँ जमने लगती है। उसे बोलते हैं हार्ड गाड़ना, मीन्स हमारे जो हड्डियाँ है वो जम जाती है और हम बाद में धीरे धीरे करके हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और धीरे धीरे जो होता है इंसान वो मर जाता है। तो इसलिए उसने भगवान के पास ऐसा बोला था कि अगर शाम तक विजयानंद नहीं आया तो मैं हिमालय में हाड़ गाड़ने चली जाऊंगी। तो इसका मतलब वो मरने चली जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे विजयानंद आने तो वाला ही था, शाम हो गई है, सभी उसकी राह देख रहे, लेकिन विजयानंद आ नहीं रहा है। सभी उसकी राह देख रहे हैं, शनि भी उसकी राह। धीरे धीरे सूरज है वो डूबने लगा है, सूरज डूबने लगा है, धीरे धीरे शाम होने लगी है, फिर भी विजयानंद नहीं आ रहा है। क्योंकि वो जब भी गाँव में आने वाला था तभी वो जो गुंडा था उसने विजयानंद पे अटैक कर दिया और उसे मारा, उसको सर में मारा तो उसको चोट लग गई और वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर पड़ा। दोनों की हाथापाई हुई और हाथापाई में जो वो गुंडा था उसको भी विजयानंद ने मारा, लेकिन वहाँ पे बीजल आ गया। वो वापस आ रहा था ना तो वहाँ पे बीजल आ गया और बीजल ने भी विजयानंद को बचाने की कोशिश की और उसी हाथापाई में बीजल की मौत हो गई। बीजल की मौत हो गई तो गांव में पता चला कि बीजल की मौत हो गई और सभी ने ऐसा सोचा कि विजयानंद ने बीजल को मार डाला है, लेकिन असल में बीजल को मारा था वो गुंडे ने, विजयानंद ने नहीं मारा था। तो फिर वो जो शैनी के पिताजी का दोस्त था वो बीजल का अंतिम संस्कार करता है और जंगल में तो विजयानंद था वो बेहोश पड़ा हुआ था। फिर उसका दोस्त था हरिया, वो आता है और उसको लेकर गांव में आता है। गांव में आता है तो पता चलता है कि बीजल को उसने नहीं मारा था और वो गुंडे ने मारा था और सभी को पता चलता है कि उसका दोस्त जो शैनी के पिताजी का दोस्त था उसने ये सब षड्यंत्र रचा था और वो शैनी और विजयानंद की शादी नहीं होने देने वाला था। तो तभी तक शाम हो गई थी, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो अभी आगे क्या होता है ये हम अगली स्टोरी में देखेंगे। तो चलिए जी, शैनी और विजयानंद की शादी होती है या नहीं होती है ये आपको अगले नेक्स्ट फाइनल पार्ट में पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।